everyone, I am Banita Mohanty, nursing tutor, GNM Nursing Institute, PMCH पटना। आज मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं छुट्टी में हैं, आप सभी लोग छुट्टी में हैं। तो मैं ये छोटा सा कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सिलेबस हम लोग का काफ़ी पीछे जा रहा है, इस वजह से ये बहुत ही छोटी सी कोशिश है कि आप तक हमारी टीचिंग जो है वो पहुँचाई जाए। तो इसलिए आज ये पहला क्लास है मेरा ऑनलाइन। दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो आई होप आप सभी को पसंद आएगा। सभी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर इस क्लास को देखिएगा और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। आपको मैंने पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज लेबर क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग लेबर का थर्ड स्टेज को कैसे मैनेज करेंगे और फोर्थ स्टेज को कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्ड स्टेज मैनेजमेंट करने की। तो आप सभी को पता है कि थर्ड स्टेज क्या है या प्रसव का तीसरा चरण किसको कहते हैं। प्रसव का तीसरा चरण जो है इसकी शुरुआत आपकी होती है जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है। बच्चा डिलीवर होने के बाद से लेके प्लासेंटा आउट होने तक इस अवधि को प्रसव का तीसरा चरण कहा जाता है। तो इस दौरान हम कैसे किन किन बातों का ख्याल रखेंगे ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, इसको कैसे हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तीसरे चरण में हमको दो चीज़ करने रहती है। पहला है कि कैसे हम मैनेज करेंगे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसको बोलते हैं AMTSL। A फॉर एक्टिव, M फॉर मैनेजमेंट, T फॉर थर्ड, S फॉर स्टेज लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। और दूसरा चीज़ देखेंगे कि इमीडिएटली बच्चा डिलीवर होने के बाद हम कैसे माँ का ख्याल रखेंगे। आपको बताया कि सबसे पहला हमारा काम है कि हम लोग थर्ड स्टेज मैनेजमेंट में एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज करेंगे। एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है और एक्टिव मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? ये एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हमने सही तरीके से प्रसव के तीसरे चरण को अच्छे से मैनेज कर लिया तो इससे क्या हो सकता है कि हम माँ को PPH हेमरेज से बचा सकते हैं। PPH मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज से बचा सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार थर्ड स्टेज मैनेजमेंट को एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर कहा जाता है। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर में आपको हमेशा तीन चीज़ का ध्यान रखना है। तीन चीज़ मतलब इसमें क्या क्या करना है, तीन स्टेप से हम इसको मैनेज करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका रहता है कि यूट्रोट्रोनिक ड्रग, दूसरा रहता है आपका कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन जिसको CCT कहा जाता है, एंड तीसरा चरण आपका रहता है यूट्राइन मैसाज। ये तीन चीज़ें हमें इसमें करना रहता है। तो सबसे पहले हम यूट्रोट्रोनिक ड्रग की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि यूट्रोट्रोनिक ड्रग में हमारे यूट्रोट्रोनिक ड्रग क्या है ना। यूट्रोट्रोनिक ड्रग है वो ड्रग जो कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को एनहांस कराता है, बढ़ाता है, उसको यूट्रोट्रोनिक ड्रग कहा जाता है। और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे दो प्रकार के यूट्रोट्रोनिक ड्रग्स अवेलेबल मेनली रहते हैं। पहला है आपका ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, दूसरा है आपका मिसोप्रोस्टल टैबलेट। यही दो यूट्रोट्रोनिक ड्रग आपको मिलेंगे और जनरली वाइडली यही दो ड्रग आपका यूज होता है। तो सबसे पहले है कि ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है वो इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। इसको हमें IM इंजेक्शन देना रहता है। 10 इंटरनेशनल यूनिट आपको एंटीरियर थाई में इमीडिएटली बच्चा डिलीवर होने के बाद आपको देना रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि जैसे बच्चा डिलीवर हो गया आपको एक बार चेक कर लेना है कि दूसरा बच्चा माँ के पेट में है या नहीं है। अगर दूसरा बच्चा माँ के पेट में नहीं है, आप कंफर्म हो गए, तो इमीडिएटली आप 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन माँ को एंटीरियर थाई में दे सकते हैं। इन केस आपके पास ऑक्सीटोसिन अवेलेबल नहीं है उस केसेस में आप क्या करोगे ना, मिसोप्रोस्टल टैबलेट यूज करोगे। मिसोप्रोस्टल टैबलेट जो आता है वो 200 माइक्रोग्राम का आता है। उसमें हमें 3 टैबलेट ओरली देना है, 3 टैबलेट ओरली देना है। तो ये दोनों यूट्रोट्रोनिक ड्रग है। अगर हम इमीडिएटली दे देते हैं, इससे क्या होता है कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन एनहांस होता है। तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड होता है, तो इससे जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो ऑटोमेटिक कम से कम ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग जो है उस पर एक तरीके से नेचुरली हम रोक लगा देते हैं, क्योंकि
जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूट्रस के मसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स रन करती हैं वो स्क्वीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से मिनिमम ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग को हम रोक लेते हैं। तो ये पहला स्टेप है आपका यूट्रोटोनिक ड्रग का। इस चीज़ में इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है इसको हमें 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करके रखना पड़ता है। इस वजह से काफ़ी रूरल एरिया में, जैसे कहीं PSC है, CSC है, जहाँ पे करंट का बहुत प्रॉब्लम है या वहाँ पे फ्रीज़र का प्रॉब्लम है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है रेफ्रिजरेटर, तो वहाँ पे स्टोरिंग का प्रॉब्लम होता है। इस वजह से उन जगह पे ज़्यादातर मीज़ोप्रोस्टल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। दूसरा बात यह ध्यान रखिएगा कि मीज़ोप्रोस्टल जो टैबलेट है उसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है कि इसमें काफ़ी ऐसा होता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस माँ को हो सकता है या उसकी वजह से सीवरिंग आ सकती है। ये दो साइड इफ़ेक्ट मीज़ोप्रोस्टल टैबलेट के हैं, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि मीज़ोप्रोस्टल का साइड इफ़ेक्ट क्या है। और ऑक्सीटोसिन इज़ ए वेरी गुड ड्रग चॉइस, ये बहुत ही अच्छा ड्रग है। लेकिन अगर आपके पास दोनों अवेलेबल हैं तो सबसे पहले आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए कि आप ऑक्सीटोसिन दें, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप मीज़ोप्रोस्टल टैबलेट के पास जा सकते हैं। तो दूसरा था हमारा कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर में सेकंड था कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, CCT। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लासेंटा अपनी सेपरेशन का वेट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, अपना प्रेशर देते हैं, हैंड का प्रेशर देके, और दूसरे हैंड से यूट्रस को अपवर्ड पुल करते हैं, अपवर्ड इसमें काउंटर प्रेशर देते हैं, और दूसरे हाथ से कॉर्ड को थोड़ा सा पकड़ के पुल करते हैं जिससे कि प्लासेंटा अपने आप बाहर आ जाए। हम पहले था कि आप लोग काफ़ी बुक में भी देख सकते हैं क्या था कि हम लोग प्लासेंटा सेपरेशन का वेट करते थे, 10 से 15 मिनट वेट करते थे, उसकी साइन देखते थे कि गट्स ऑफ ब्लीडिंग हो रही है या नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड लूज हो रहा है या नहीं, तब उसके बाद हम प्लासेंटा निकालते थे। लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है कि अब इस चीज़ को वेट नहीं करना है, आपको CCT टेक्निक से आपको प्लासेंटा निकाल लेना है, उस टाइम ड्यूरेशन को आपको कम कर देना है। तो इसमें आपका काम है मेन कि एक हाथ से आप अपवर्ड प्रेशर देंगे, यूट्रस को ऐसे पुल करेंगे। इमेजिन कीजिए कि ये अगर मदर का एब्डोमेन है तो यहाँ पे एक हाथ से हम यूट्रस को काउंटर प्रेशर देंगे, अपवर्ड प्रेशर, और दूसरे हाथ से स्लाइटली हम अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ के आर्टरी फोर्सेप्स के साथ नीचे स्लाइड में क्या करेंगे, एक रोटेटिंग मैनर में हल्का रोटेट 180 डिग्री रोटेट करके इसको स्लाइड टेंशन में खींचेंगे। और ये चीज़ आप तभी कीजिएगा, ध्यान रखिएगा CCT परफॉर्म करते वक्त, कि जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आए। अगर यूट्रस रिलैक्स है तब आप CCT परफॉर्म नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर यूट्रस रिलैक्स है तो इसमें यूट्रस काफ़ी चांसेस है कि यूट्रस जो है, आप प्लासेंटा खींचने के दौरान यूट्रस की पोजीशन भी चेंज हो जाए, वो नीचे आ जाए। क्योंकि आप जानते हैं प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे लिगामेंट्स जो हैं वो रिलैक्स रहते हैं, और अगर इस कंडीशन में अगर हम पुल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यूट्रस जो है वो अपने पोजीशन से वेजाइना में आके लाई कर जाए, वो नीचे की तरफ आ जाए। इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम CCT तभी परफॉर्म करेंगे कि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है, यानी हमें माँ के पेट के ऊपर जब हमने हाथ डाला है, हमको वहाँ पे हार्ड क्रिकेट बॉल की तरह, जैसे एकदम क्रिकेट बॉल उसके अंदर है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक क्रिकेट बॉल है, इतना हार्ड है, महसूस हो रहा है, तब आप ये कीजिएगा कि सोच लीजिएगा कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है, तभी हम काउंटर प्रेशर देंगे और नीचे हम यहाँ स्लाइड सा पुल करेंगे। जब हम पुल करते हैं, अगर सपोज हुआ कि प्लासेंटा नहीं सेपरेट हुआ है तब हम और कॉन्ट्रैक्शन चला गया, तो हम इस चीज़ को वहीं स्टॉप करेंगे, फिर से हम वेट करेंगे कि दूसरा कॉन्ट्रैक्शन कब आ रहा है। जैसे ही इमीडिएटली दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आता है तब हम फिर से वही स्लाइड टेंशन देके और प्लासेंटा को रिमूव करेंगे। और जब प्लासेंटा वेजाइना में लाई करता है, मतलब यूट्रस से सेपरेट होके निकल गया, तब आपको स्लाइटली धीरे क्या करना है कि दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे रोटेटिंग मोमेंट में अच्छे से उसको रोटेट करते हुए निकालना है, ताकि उसमें उसके मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अच्छे से पूरी तरीके से आ जाए, किसी प्रकार का मेम्ब्रेन जो है वो टियर होके अंदर नहीं रह जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर यूट्रस का जो
जो मेम्ब्रेन है प्लासेंटा का, अगर वो अंदर रह गया या प्लासेंटा का कोई भी रिटेंट बीट अगर अंदर रह गया, इसकी वजह से आगे जाके क्या हो सकता है, माँ को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। माँ क्या हो सकता है, माँ पीपीएच में, सेकेंडरी पीपीएच जिसको कहते हैं, और ये जनरली होता है कि प्लासेंटा के मेम्ब्रेन या रिटेंट बीट रहने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो माँ को आगे जाके ये चीज़ फेस नहीं करना पड़े कि माँ को आगे घर जाके हम जब डिस्चार्ज कर दें, वहाँ जाने के बाद हो सकता है कि माँ पीपीएच में चले जाए, हो सकता है कि इस वजह से हमारी ब्लीडिंग स्टॉप भी न हो। इसीलिए पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप सीसीटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि पहला है कि कॉन्ट्रैक्शन जब आए तभी सीसीटी परफॉर्म करना है, दूसरा आपको यूट्रस में अपवर्ड प्रेशर देना है, तीसरा चीज़ जब आप पुल कर रहे हैं तो आपको एक कंट्रोल प्रेशर देना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास हम बहुत शक्तिशाली हैं तो हम क्या करेंगे, हम खींच लेंगे, एक खींच में हम सीधा निकाल देंगे, ये बहुत गलत टेक्निक है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम प्लासेंटा के कई सारे बिट्स जो हैं वो टूट के अंदर ही रह जाएंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। एक कंट्रोल काउंटर प्रेशर आपको देना है, एक प्रेशर देना है, लेकिन उसका एक कंट्रोल आप में रहना चाहिए। इस चीज़ अगर इस टेक्निक को आप सही से परफॉर्म कर लेते हैं तो पूरी तरीके से हम प्लासेंटा को अच्छे तरीके से पूरा निकाल सकते हैं। और एक बार प्लासेंटा निकल जाता है तो आप इमीडिएटली उसमें चेक कर सकते हैं कि फिटल सरफेस ठीक है या नहीं, फिटल सरफेस में कॉर्ड का इंसर्शन कैसा है, और मैटरनल सरफेस में सारे लोब्स इंटैक्ट हैं या नहीं। और एक बार अगर हम उसको पकड़ के ऐसे नीचे अंदर से ऐसे हाथ देंगे तो मेम्ब्रेन सारे इंटैक्ट है या नहीं। अगर इतनी चीज़ है और अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और वेन है या नहीं, इतना चेक करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। इतना अगर हम चेक कर लेते हैं तो एकदम कंफर्म है कि प्लासेंटा का अगर कोई मिसिंग पार्ट नहीं है, देन हमने अच्छे तरीके से सीसीटी को परफॉर्म किया है। ये आपका सेकेंड स्टेप है एक्टिव मैनेजमेंट का। सीसीटी परफॉर्म करते वक्त और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर 30 मिनट के अंदर प्लासेंटा अगर डिलीवर नहीं होता है तो हम इमीडिएटली माँ को रेफरल स्लीप के साथ उसको रेफ़र कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप पीएससी में हो, आप सीएससी में हो, तो वहाँ अगर आप उसके आगे का प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर नहीं होता है प्लासेंटा तो आप रेफरल स्लीप दे के मदर को इमीडिएटली रेफ़र कर देंगे। तीसरा चीज़ आता है एक्टिव मैनेजमेंट में कि यूट्राइन मसाज। यूट्राइन मसाज थर्ड स्टेप है। यूट्राइन मसाज में क्या करना है ना, जैसे ही इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, जैसे ही प्लासेंटा अब निकल गया है तो प्लासेंटा डिलीवर्ड होने के बाद हम क्या करते हैं ना, माँ के एब्डोमेन पे ऊपर यूट्राइन मसाज देते हैं। हाथ को देखिए, आप याद कीजिए, ध्यान रखिएगा कि हाथ को हम ऐसे कप शेप में करते हैं और उसके बाद माँ सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर, सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट ऊपर एब्डोमेन के ऊपर, माँ के एब्डोमेन के ऊपर हाथ को रखते हैं और हम ऐसे सर्कुलर मैनर में माँ को मसाज करते रहते हैं। और ये मसाज तब तक करते रहिएगा जब तक यूट्रस जो है वो हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड फील नहीं हो। और अगर हार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड फील हो रहा है तो इस मसाज को हम लोग क्या करते हैं, हर 15 मिनट्स इंटरवल में इसको रिपीट करते रहते हैं ताकि माँ का जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्टेड सिचुएशन में ही रहे, वो रिलैक्स ना हो। और यूट्रस मसाज करते समय आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा कि जब हम यूट्रस मसाज कर रहे हैं वेजाइनल ब्लीडिंग का अमाउंट कितना है। सबको समझ में आया कि एक्टिव मैनेजमेंट और थर्ड स्टेज लेबर कैसे करना है। आई होप मैंने अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी आप लोग को और ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो आप SBA गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से दिया है। और उसके साथ ही हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं, माइल्स और एन्ना जैकब, ये दोनों बुक को आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम प्लासेंटा को डिस्पोज कैसे करेंगे। बहुत जगह पे होता है कि प्लासेंटा को इधर उधर फेंक दिया जाता है, उसका सही से डिस्पोजल नहीं होता है। लेकिन प्लासेंटा डिस्पोजल के कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको कैसे करना रहता है हमें, तो अब मैं वो बताने जा रही हूँ कि हम प्लासेंटा को कैसे डिस्पोज करेंगे। तो डिस्पोजल में याद रखिएगा, सबसे पहले है कि डिस्पोजल ऑफ प्लासेंटा जो है वो बहुत उसको करना चाहिए करेक्ट, सेफ एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट मैनर में। क्योंकि इंडियन कल्चर में क्या करते हैं कि प्लासेंटा को जनरली पहले होता था कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो जाता है तो प्लासेंटा को मांग के घर वाले जो थे वो ले जाते थे और अपने ही घर में अपने बगीचे में कहीं दफनाते थे। बहुत कल्चरल इम्पोर्टेंस इसका बहुत है। तो क्योंकि हम इंडियन हैं तो इस वजह से आपको भी प्लासेंटा डिस्पोजल करते समय कल्चरली हमारे कल्चर का जो है उसका ध्यान रखना है। उसके साथ करेक्ट एंड सेफ मैनर ये भी ज़रूरी है कि हम करेक्टली इसको कहाँ पे डिस्पोज करें। तो याद रखिएगा, जब भी हम प्लासेंटा को हैंडल करें तो हम विदाउट ग्लोव्स हैंडल नहीं करेंगे, विथ ग्लोव्स हम इसको हैंडल करेंगे। दूसरा चीज़ है कि प्लासेंटा को हमें एक लीक प्रूफ बैग में जिसमें ब्लीचिंग पाउडर हो, ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर कंटेन करता है उसमें हम रखेंगे इसको। और उसके बाद या तो हम प्लासेंटा को इंसिनेट कर देंगे, जला देंगे, या तो हम इसको क्या करते हैं कि दफना सकते हैं, बरी कर सकते हैं। और अगर इसको हम दफनाते हैं तो कैसे जगह पे दफनाएंगे, कम से कम हम जब इसको दफनाएंगे ये 10 मीटर्स अवे फ्रॉम ए वाटर सोर्स, मतलब आप ऐसी जगह पे दबाइए, उसको दफनाना चाहिए कि जो पानी के स्रोत से कम 10 मीटर दूर है। और जो गड्ढा आप खोलेंगे दफनाने के लिए वो कम से कम 2 मीटर उसकी डीपनेस रहनी चाहिए, मतलब उसकी गहराई 2 मीटर होनी चाहिए, वहाँ पे हम इसको दफना सकते हैं। तो ये तरीका है प्लासेंटा को सही से और अच्छे से डिस्पोज करने का, ये सही तरीका है। इसके बाद ये हो गया आपका थर्ड स्टेज मैनेजमेंट के बारे में। इसमें आप लोग अच्छे से याद रखिए, थर्ड स्टेज में पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है कि थर्ड स्टेज की अवधि क्या होती है। दूसरा चीज़ है कि थर्ड स्टेज में हमें एज ए नर्स किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमें इसको मैनेज करना चाहिए। तो मैनेज करते समय भी आपको याद रखना है, पहला स्टेप हमारा यूट्रोटोनिक ड्रग है, दूसरा स्टेप आपका सीसीटी है, तीसरा स्टेप है आपका कि यूट्राइन मसाज, और एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा एंड डिस्पोजेबल ऑफ प्लासेंटा। ये बातों का आप थर्ड स्टेज के दौरान अपने ध्यान में रखिएगा कि थर्ड स्टेज मैनेजमेंट करते वक्त हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रसव का चौथा चरण यानी फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर किसको कहते हैं और फोर्थ स्टेज के दौरान हमें क्या क्या करना है।